नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, हर रोज की तरह हम हाजिर हैं। आपको हम सीटों का गहरा विश्लेषण दे रहे हैं, किसकी सीट बन रही है, किसकी कट रही है। अब वो समय आ गया है जब पार्टियां अपनी टिकट्स जो हैं वो जारी करने वाली हैं। बीजेपी जो है वो आज अपनी पहली सूची जारी करेगी। बीजेपी के नेता, जो वरिष्ठ नेता है, वो भी ये बता रहे हैं किसी भी समय वो सूची जारी हो सकती है, अगर आखिरी मिनट पर कोई बवाल नहीं हुआ तो। और दूसरी तरफ कांग्रेस में जो एक नया बवाल उठ खड़ा हुआ है कि अलायंस को लेकर, और जो बात हमने कल आपको बताई थी प्रेम जी के माध्यम से कि खाली आम आदमी पार्टी से बात नहीं चल रही है, सीपीआई और समाजवादी पार्टी भी एक एक टिकट मांग रही हैं, वो भी आज कहीं सच होता दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि किन दो सीटों पर हम चर्चा करेंगे। अमित जी, जरा प्रकाश डालिए किन दो सीटों पर आज चर्चा होनी है। आज हम जो है सबसे पहले तो हम इंद्री सीट पर चर्चा करेंगे। वहां से जो है मौजूदा विधायक राम कुमार कश्यप है, जो कि बीजेपी से। दूसरी जो विधानसभा सीट है वो पलवल है। पलवल विधानसभा सीट से ही बीजेपी के दीपक मंगला मौजूदा विधायक है। जी जी, अब हम चलते हैं खबरों की ओर। पहले खबरों का विश्लेषण कर लेते हैं। विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, क्या जानकारी है आपके पास बीजेपी की टिकटों को लेकर, और जो कांग्रेस में बड़ा टंटा हो गया है क्योंकि स्टेट लीडरशिप मान नहीं रही है अलायंस को लेकर, और शायद जो पार्टी हाई कमान है उनके पास ऐसे तथ्य कुछ सामने आए हैं कि जिनसे उनको लगता है कि ये अलायंस जरूरी है। विनोद जी, अनम्यूट कर ले, अनम्यूट कर ले। विनोद जी, आप म्यूट है। म्यूट जी, अब ठीक है। नहीं है सर, आपने अनम्यूट कर लिया है। आपने बोलिए सर थोड़ा। कर दिया, उन्होंने म्यूट कर दिया फिर से। आप म्यूट कर लिया सर, आपने म्यूट कर दिया उसको। सर, आपने म्यूट कर दिया विनोद जी। अब आवाज आ रही है? जी, अब आवाज आ रही है। जी सर, आवाज आ रही है। मैंने कहा आपने दोनों सवाल एक साथ कर दिए, जबकि एक एक सवाल में बड़ा कुछ छिपा हुआ है। बीजेपी का सवाल अलग है और कांग्रेस का सवाल अलग है। आप एक सवाल, तो हम पहले बीजेपी का ले लेते हैं। पहले बीजेपी का ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ, तो पहले बीजेपी का ले लेते हैं। आपने सवाल किया कि बीजेपी की लिस्ट कभी भी आ सकती है, आई या नहीं आई, आएगी या नहीं आएगी। ये बिल्कुल ठीक बात है। हर घंटा इम्पोर्टेंट हो रखा है। कल से नॉमिनेशन शुरू होने। कल दुष्यंत चौटाला अपना कुचाना से पहला नॉमिनेशन, उन्होंने कहा कि पहला नॉमिनेशन में मैं बनूंगा, पहले नंबर पे मैं आऊंगा। और बीजेपी में हर घंटे टिकटों की डिस्कशन हो रखी है। लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि लिस्ट बेशक जारी नहीं हुई है, लेकिन लिस्ट जारी हो चुकी है। कैसे जारी हो चुकी है कि 25 से 30 लोगों को फोन करके मैसेज कर दिया गया है कि भाई आप चुनाव की तैयारी कीजिए। तो एक तरह से जैसे कल राव नरवीर सिंह एचएम से मिल के आए, फिर शाम को उनके घर पटाखे फूटे। आज जो है बाकी टिकटों पे भी जितने टिकटार्थियों को फोन आया है, उनके घर पे पटाखे फूटे की टिकट हो गई जैसे। और उसके बाद क्या है कि लठ भी बजने शुरू हो गए हैं। अब मैं अहिरवाल की सीटें तो मुझे लगभग जानकारी हो गई है कि ये टिकटें फाइनल हो गई है। राव नरवीर सिंह फाइनल हो गए बादशाहपुर से, और गुड़गावा से मुकेश शर्मा फाइनल है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह उनकी टिकट मांग रहे हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। ये अलग बात है कि थोड़ा विरोध को देखते हुए पार्टी ने बाकी लोगों को कहा है कि अभी होल्ड है, अभी होल्ड है, अभी होल्ड है। अच्छा, अगर होल्ड है तो दूसरा विकल्प क्या है आपके पास? उसका नाम भी आना चाहिए, तो उसका नाम नहीं आया। इसी तरह से पटौदी से सतप्रकाश जरावता की टिकट इंद्रजीत सिंह की सिफारिश पे कट गई है। बिमला चौधरी को टिकट मिल रही है। और रिवाड़ी से जो प्रेजेंट विधायक है, उनकी वाइफ मंजू देवी को टिकट मिल रही है। कापड़ीवास को टिकट नहीं मिली। अटेली से संतोष यादव को टिकट नहीं मिली है, उनकी टिकट कट गई है। कोसली से राव इंद्रजीत सिंह ने एक नाम रिकमेंड किया है। और अभी अभी एक खबर आई है कि जो बावल से राव इंद्रजीत सिंह
डॉक्टर बनवारी लाल मंत्री जी को बदलना चाहते थे, शायद वो सेटिंग दोबारा हो गई है और बनवारी लाल को की टिकट नहीं काटी जा रही है। ये खबर 50-50 है। लेकिन जी अभी तक जितनी जितनी टिकटों के बारे में खबर आई है, उसके बाद ये खबर भी आ रही है कि काफी बड़े लेवल पे बगावत है। मंडी जी अटेली से संतोष यादव के चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। जी गुड़गांव में भी जबरदस्त बगावत है। नवीन जी नवीन गोयल बड़े मजबूत दावेदार थे। कल रात उन्होंने 12 बजे मीटिंग करके लोगों से राय मशवरा किया है कि क्या किया जाए। वो बड़े निराश थे कि मैंने 5 साल बड़ी मेहनत की है और मुझे टिकट नहीं मिल रही है। तो मेरे ख्याल में वो खाली बैठने वाले नहीं है। तो जी गुड़गांव में 1-2 लोग और भी हैं जो बगावत की तरफ चल चुके, अब उनके पैर थमने वाले नहीं है। जी और भी कई टिकटों पे शोर है जिसपे बगावत की संभावना है। इसलिए मुझे लगता जी नहीं कि बीजेपी दिन में ये लिस्ट जारी करेगी। अगर ये जारी जी होगी भी ऑफिशियल तो मिडनाइट को होगी। सोनीपत में भी जी बगावत के आसार हैं। ठीक है ना। जी कुछ जगह जी ठंडा पानी भी छिड़का गया है, जैसे पानीपत में कोई बगावत की उम्मीद नहीं है। पानीपत शहर में, ग्रामीण की बात नहीं कर जी रहा। और ग्रामीण में भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बगावत होगी। करनाल में भी कोई ज्यादा बगावत के आसार नहीं है। जैसे हम आज इंद्री खोल रहे हैं, यहाँ भी टिकट तो बदली जाएगी, लेकिन बगावत के आसार कम है। और साउथ हरियाणा जी में बगावत के आसार काफी ज्यादा है। ज्यादा तो जी मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अभी, जैसे बार बार खबर आ रही है 1 घंटे में 2 घंटे में, नहीं मुझे लगता। हाँ, ये अलग बात है कि मोहनलाल बड़ौली ने अभी कुछ टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देके कहा कि जी हमारी तरफ से वर्किंग हो गई है। अब केंद्रीय नेतृत्व किसी भी क्षण, उन्होंने वर्ड यूज किया कि किसी भी क्षण लिस्ट जारी कर सकता है। आज भी हो जी सकती है, कल भी हो सकती है। ये अब उनका फैसला है, जी हमारी तरफ से काम हो गया है। इसका मतलब ये है जी कि टिकटें तो लगभग 2 4 5 पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। बाकी टिकटें जी फाइनल है, इंटीमेशन जा जी रही है, और जिनको लड़ाई से बाहर होना है वो चुप करके अपना शांति से माथा टेक रहे हैं कि हाँ जी नहीं, हम नहीं कुछ करेंगे, हम पार्टी के साथ हैं। और जिनके दाव ज्यादा लगे हुए हैं वो शरेआम कह रहे हैं कि जी हम तो अपना चुनाव लड़ेंगे लड़ेंगे, आप टिकट दो जी या आप टिकट ना दो। जी। तो इसका मतलब ये हुआ विनोद जी कि दक्षिण हरियाणा में अहीरवाल में राव इंद्रजीत के कहने पर ही टिकटें बांटी गई हैं। नहीं नहीं, वो राव इंद्रजीत के दबदबे को पार्टी ने तो स्वीकार कर लिया है, जी लेकिन दूसरे लीडर्स ने स्वीकार नहीं किया है। और मुझे जी लगता है कि इस दफा उनको अपने राजनीतिक जीवन की पहली बगावत, जैसे राजा रजवाड़ा के खिलाफ बगावत हुआ करती थी, बहुत समय तक लोग दबाव में रहते थे, राजा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। जब जी राजा रजवाड़ों का जमाना होता था तो ऐसे ही होता था, जी राजा जो करता था वो लोग मान लेते थे। और जी प्रवृत्ति इनकी भी वही है। लेकिन जी इस बार उनके उनके जो डिसीजन है उसके खिलाफ बड़ी बगावत होने की खबर आ होगी रही है। अगर वो जी बगावत जारी रही और उसका लेवल ऊंचा रहा, तो जो बात मैं पहले से कह रहा हूं कि बीजेपी चाहती है कि यहाँ कांग्रेस को ना घुसना दिया जाए, लेकिन फिर कांग्रेस धक्के से घुस जाएगी। जी जी। तो राव इंद्रजीत की बेटी की टिकट के बारे में कोई जानकारी, आरती राव के बारे में? देखिए, जिस नेता को 5 या 6 टिकट मिल गई, उनकी बेटी के लिए कौन टिकट मना करेगा। उनको मंडी अटेली से उतारा गया है, इसीलिए संतोष यादव की टिकट नहीं हुई है। और जो काटी सिटिंग गई। एमएलए की टिकट भी नहीं हुई है। जो सिटिंग जी एमएलए इस वक्त हैं, उनको कोई ज्यादा समस्या नहीं है, वो राव इंद्रजीत के आदमी है, वो जी विद्रोह नहीं करेंगे। लेकिन और जी बहुत लोग हैं। इस बार क्या हो रहा है कि क्लबिंग हो गई है। जैसे रिवाड़ी की टिकट जी कट रही है, मंडी अटेली की टिकट कट रही है, पटौदी की जी टिकट कट रही है। तो एक तरह से जी पूरे जिले की टिकटें कट रही है ना। तो वहां जी पे जो महत्वाकांक्षी लोग हैं जो लड़ना चाहते थे, वो इकट्ठे हो जाएंगे। अब जब इकट्ठे होते हैं तब जाके ये बगावत बम बम बन जाएगी। अदरवाइज अगर आइसोलेशन में होता तो बगावत का ज्यादा असर नहीं होता। ये इकट्ठे हो रहे नहीं हैं सारे होता। आपस में,
आपस में क्लबिंग हो रही है। जैसे मैंने कल कहा था कि लोग कहते हैं कि यार ये 25 साल फिर गिरदावरी टूटेगी नहीं अगर एक बार गिरदावरी हो गई तो इस जी बार जी जो बगावत का मैं हिंट कर रहा हूँ वो हिंट ये है कि इकट्ठे लड़ेंगे और इनका एक लक्ष्य होगा कि राव इंद्रजीत की रिकमेंडेशन को हराना है। बीजेपी सरकार बनाएगी नहीं बनाएगी, हारेगी जीतेगी छोड़ो, वो कहते थे जो जिसको राव इंद्रजीत ने रिकमेंड किया है उसको हराना है। ये वाली जो चीजें डेवलप हो रही। प्रेम जी, आपके पास क्या जानकारी है, आप थोड़ा प्रकाश डालें इस विषय पर। देखिए, अभी किसी भी दल ने आप दो जो छोटे गठबंधन है उनके अलावा किसी ने भी टिकट घोषित नहीं की है। आज जी जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी की एक सूची आई है और जी मैं समझता हूँ कि उन लोगों में कॉन्फिडेंस तो है। इंडियन नेशनल लोकदल ने भी अपनी सूची जारी कर दी, उनके सहयोगी ने भी कर दी, जननायक जनता पार्टी ने भी कर दी, उनके सहयोगी ने भी जारी कर दी। परंतु राष्ट्रीय दलों में इतनी बेचैनी है और खासतौर से जिस अहीरवाल की आप बात कर रहे हैं, अहीरवाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। अब जी रामविलास शर्मा जी उस पूरे क्षेत्र में अकेले ब्राह्मण नेता जिनको भारतीय जनता पार्टी कुछ पिछले समय से टिकट देती आ रही है, इस बार उनके टिकट पे भी कहीं ना कहीं खतरा है और खतरा उन्हीं की ओर से है जिनका बार बार जिक्र किया जा रहा है। और जी आपने रेवाड़ी खास तौर से जिक्र किया कि रेवाड़ी में पिछली बार जिन सुनील मुसेपुर को टिकट दिया गया था, इस बार उनकी धर्मपत्नी का नाम आ गया। अटेली पे आरती राव का नाम जरूर आया, परंतु बगावत के सुर इतने तेज हैं कि हो सकता है कि आरती राव जी को चुनाव में मुंह की खानी पड़े, क्योंकि अकेले संतोष यादव नहीं है, उनके साथ और भी बहुत सारे जो आहत है लोग सारे। आपको एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, गुड़गांव में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीती थी और इस बार जो सूचनाएं हैं कि 3 के 3 टिकट बदले जा रहे हैं, चाहे उसमें पटौदी है, सोना है और गुड़गांव है। बादशाहपुर तो पिछली बार भी इनके पास नहीं थी, निर्दलीय विधायक जीते थे। इस बार पूरा गुड़गांव जिला चेंज हुआ है, 4 की 4 सीटें। और फिर महेंद्रगढ़ पे जब आते हैं तो महेंद्रगढ़ की सीटों पे भी केवल एक टिकट बची है, वो भी उनके पहले से कृपा पात्र थे या उनकी रिकमेंडेशन पे मिला था। रेवाड़ी में आपने देख ही लिया कि रेवाड़ी में बेशक चेंज हुआ है पर उसी आदमी को दिया जिसकी वो जिद करके बैठे थे। तो में सीधा सीधा हस्तक्षेप एक ही व्यक्ति का नजर आया और जिन लोगों को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मार्गदर्शक मंडल में भेजने का काम किया है, उनमें उत्तरी हरियाणा के भी एक नेता है और मैं समझता हूं कि लगातार 2 बार जीतने के बाद उनको रिटायरमेंट दे दी है। और अभी आप मैं सभी से ये प्रार्थना करूंगा कि अपने अपने जो बोल नहीं रहे हैं जी माइक को म्यूट कर लें ताकि ये इको ना हो। जी कमल जी, किसी के जी बोलिए, आप बोलिए। अहीरवाल की बात नहीं है, बाकी जगह भी जब सूची आएगी 8 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। जैसा कि अभी बता रहे थे विनोद जी, टेलीफोन्स भी शुरू हो गए और उस पे सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उन जिनके टिकट कटने की संभावनाएं हैं उनके समर्थकों ने लिखना भी शुरू कर दिया, प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। जिनको मिलने जा रही है उनके समर्थकों का उत्साह भी कहीं ना कहीं नजर आएगा। आप जब सारे लोगों के क्योंकि उनके हैंडल से आप देखेंगे तो बहुत सारी सूचनाएं आपको वैसे ही मिल जाएंगी। तो मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ, यमुनानगर जिले के एक नेता की टिकट पे उनके पीए की बहुत ऐसी टिप्पणी आई है कि वो भी शायद कहीं ना कहीं खुद विधायक जी नहीं, उनका स्टाफ इस बात की प्रतिक्रिया दे रहा है, नाराजगी जाहिर कर रहा है। मंत्रियों के टिकट खतरे में है, इस बात में भी कोई शक नहीं है। आपने जिक्र किया कि इस बार इंद्री और रादौर की सीटें बदल रही है, वो भी साफ साफ संकेत है। जिसको जानी है वो भी खुश और जिसकी कट रही है, खासतौर से मैं ये कहूँगा कि रादौर में दोनों ही खुश हैं, जिनको मिलनी है वो भी और जिनकी कट रही है वो भी खुश हैं।
क्योंकि उनको एडजस्टमेंट मिल रही है। जी परंतु दूसरी इंडिया में जी अब जी कहिए। आपको दूसरी ओर आपने बताया कि कांग्रेस का संकट गहरा रहा है, कांग्रेस पे संकट जी है। जी कांग्रेस कंफर्टेबल है। कांग्रेस के साथ क्या हुआ है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, खासतौर से राहुल गांधी, ये चाहते हैं कि जो गठबंधन उन्होंने बनाया था, जिसके वो अपने आप को स्वयंभू अ, नेता मानते हैं, मैं इसलिए स्वयंभू बोल रहा हूं क्योंकि उनको कभी इंडिया गठबंधन का ऑफिशियली नहीं दिया गया है ये, जी, तो ऑफिशियली ये पद नहीं दिया गया, इसलिए की वो स्वयं से वो है। वीटो यूज किया गया और कहा गया कि आम आदमी पार्टी को आप साथ लेके क्यों नहीं चलते, इस पे पुनर्विचार कीजिए। पुनर्विचार हुआ, उनकी तरफ से मांग आ गई 20 सीटों की, फिर 15 सीट की, अब उनको 5-6 ऑफर हो गया। उसके बाद उन्होंने 10 पे बोलना शुरू कर दिया कि 10 तो कम से कम चाहिए। और फिर ऐसी सीटें हैं जिन पे लगता ये था कि कांग्रेस काफी मजबूत है। अब जींद में कांग्रेस के अवैधकों की अगर आप संख्या देखते हैं, और आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक कहते हैं या प्रेसिडेंट उनको बोलते हैं, सुशील गुप्ता जी, जो लोकसभा का चुनाव अभी हारे थे कुरुक्षेत्र से, वो उनका गृह क्षेत्र है, वो वहां से टिकट चाहते हैं। कांग्रेस के जो महत्वाकांक्षी लोग जो लगातार मेहनत कर रहे थे, दिल्ली में डेरा डाले हुए थे अपने अपने अकाओं के पास, उनमें निराशा है आज। और उसी तरह से पेवा मेरे पड़ोस का एक विधानसभा क्षेत्र है, कलायत में हिसार के सांसद जयप्रकाश जी अपने बेटे के लिए बहुत आशावादी थे कि इस बार वो विधायक बन जाएंगे, उनका करियर शुरू होगा जीत के साथ। परंतु वो कहीं ना कहीं उसका जब आमंत्रण हो जाएगा और सीटों का बंटवारा सही से हो जाएगा, असली बात तो तभी सामने आएगी। परंतु कहीं ना जी कहीं एक सवाल आपसे है, ये तो ठीक है कि अगर मैं अपनी बात करूं, मतलब पॉलिटिकली अगर इस विषय को सोचा जाए, तो कांग्रेस ने जिस समय अलायंस का मुद्दा उठाया है, ये पॉलिटिकली एक सही स्टेप नहीं लगता है, क्योंकि जो माहौल बना हुआ था कांग्रेस के पक्ष में, आपने जनता के मन में कहीं डाल दिया कि आपको लग रहा है कि आप अकेले नहीं जीत सकते, तो जनता के मन में कम से कम ये तो साबित हो गया या बैठ जाएगा कि दोनों पार्टियां बराबर हैं। तो पॉलिटिकली ये अपॉर्चुनेट समय नहीं था बिल्कुल इस तरह की बात करने का। करना था तो या तो पहले कर लेते, इस समय इससे पॉलिटिकल नुकसान होगा। और आपको क्या लगता है कांग्रेस की किस मजबूरी, इंडी गठबंधन वाली बात जमती नहीं है, सब जगह तो आपने इस तरह की बातें की नहीं, गुजरात में भी चुनाव हुए थे या और जगह भी जो चुनाव हुए, आप आम आदमी पार्टी को तो साथ लेकर चले नहीं, अलग ही लड़ी वो। वही आप इन नेताओं के आधे अधूरे बयान सुन के अपना निष्कर्ष निकाल लेते हो। उन्होंने साथ ये भी कहा कि हमसे गलती हुई थी मध्य प्रदेश और गुजरात में, उस गलती को हम दोहराना नहीं चाहते हरियाणा में। और हरियाणा एक टेस्ट ट्यूब की तरह प्रयोग हो रहा है, कहीं ना कहीं टारगेट गुजरात है फिर से। अब अगले साल जो भी चुनाव आने वाले हैं अगले सालों में, उसके लिए ये है कि जो 14% मत लेकर के गई थी आम आदमी पार्टी गुजरात में, और उससे बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ था, उस बात को भांप करके ही ये कहीं ना कहीं संकेत है। पंजाब में कभी नहीं कहते, पंजाब में आम आदमी पार्टी कभी नहीं कहती हम कांग्रेस को सीट दे देंगे। जहां आम आदमी पार्टी मजबूत है, दिल्ली में भी टिकट दिए हैं तो उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार दिए हैं। दिल्ली का जो प्रदेश नेतृत्व था कांग्रेस का, वो नहीं, बात आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात कांग्रेस की है। कांग्रेस अगर अपना स्पेस विकेट करती चली जाएगी, अगर एक मिनट सवाल पूरा होने दीजिए सर, सवाल पूरा होने दीजिए जी। पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं, हमने भी 40 साल पत्रकारिता की है, कुछ सवाल हमारे दिमाग में भी रहते हैं जी कि अगर आप अपना पॉलिटिकल स्पेस वेकेट करेंगे तो उस स्पेस को दूसरा भर लेगा। तो कांग्रेस अपने आप आम आदमी पार्टी को स्पेस देती चली जा रही है कि आप भर लीजिए, आप भर लीजिए, आप भर लीजिए, बजाय कि अपने आप को स्ट्रेंथन करने के। तो मेरे हिसाब से ये पॉलिटिकली सुसाइडल है। आप अपनी राय बताएं। देखिए, जो उनका तर्क है आप उस पर भी जाएं, ये आपका तर्क है या मेरा तर्क हो सकता है, विनोद जी का तर्क हो सकता है, एक परसेप्शन बनाने की बात है। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उन गठबंधन से मुझे आगामी राजनीति में लाभ मिलने वाला है। जो उन्होंने कहा भी यही है कि दूसरे प्रदेशों को मद्देनजर रख के
क्योंकि हमने वो गलतियां की और उस गलती को हम दोहराना नहीं चाहते। खासतौर से उन्होंने मध्य प्रदेश का जिक्र किया है। मध्य प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी को 3-4 सीट दे दी होती तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि कांग्रेस की स्थिति बेहतर होती। और कमलनाथ जी ने जो किया, जो स्टेटमेंट दी थी कौन अखिलेश अखिलेश, आज उस पर उनको सोचना पड़ा है। ये बात अभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हरियाणा में यही कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है, और वो राहुल गांधी के सामने ये बात रख चुके। शायद आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि मीटिंग भी छोड़ के चले गए थे दो नेता, परंतु देश नेतृत्व अपने केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश को एकदम से नहीं टाल सकता। अब सीटों पे एडजस्टमेंट कितनी होनी है, कल भी बात हुई थी कि 2, 3, 4, 5 देने में कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है। और फ्यूचर पॉलिटिक्स को अगर वो देखते हैं, मैं तो आपके इसमें एक और बात जोड़ता हूं कि बार बार आज भी अभय सिंह जी ने, चौटाला ने आज एक बयान दिया है अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पे कि मैं 15 से 20 सीटें जीतूंगा और मुख्यमंत्री बनूंगा। तो उनका दावा कहाँ से आता है? उनका दावा यहीं से आता है जब आप देखते हैं कि बड़े दलों में बगावत होती है, पोटेंशियल कैंडिडेट उनके पास जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं कंटेस्ट में आते हैं। तो आप उस चीज को एनालाइज शायद करना भूल जाते हैं और एक ही बात पे कि इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। मैं समझता हूं कि गठबंधन का नुकसान नहीं, फायदा होता है हमेशा। आधा %, 1% जो भी उनका मत है वो उनके पक्ष में आएगा। बेशक 2 सीट देकर के उनको 10 सीटों का लाभ मिलता हो तो जरूर देनी चाहिए, कुर्बानी करनी चाहिए ऐसी। जी विनोद जी, आपके पास आते हैं। आज आपका म्यूट है विनोद जी, आपका म्यूट है ये। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है? जी हाँ जी अब आ रही है जी। तो इस विषय के बारे में क्वेश्चन आपके सामने है ही, तो इस विषय के बारे में आप क्या कहेंगे? वैसे बावरिया जी की और आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता की आज मीटिंग हुई है, उसमें आम आदमी पार्टी ने 10 सीटें मांगी हैं और कांग्रेस 7 देने को तैयार हो गई है, 6 से 7 सीटें। क्या कहेंगे आप? ना तो 6 से 7 सीटों के देने की खबर ठीक है और ना ही 10 सीटों की खबर ठीक है। 5 पे सहमति बन भी चुकी है। मैंने आपको भी सुना, प्रेम जी को भी सुना। मैं इस पूरे चैप्टर को यही खत्म कर देता हूँ। कांग्रेस को नुकसान होगा या फायदा होगा ये भविष्य की गर्भ में। हम लोग आज 4 तारीख को सोच रहे हैं, 4 तारीख है आज, कल से नॉमिनेशन हो रहे हैं। कांग्रेस 15 तारीख के बाद का इलेक्शन सोच रही है। केंद्रीय नेतृत्व 15 तारीख के बाद का इलेक्शन सोच रहा है। क्या सोच रहा है इलेक्शन? राहुल गांधी को भी ये पता है कि आम आदमी पार्टी रिलायबल पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट शेयर खींच के एक क्रिएट पार्टी हुई है। केजरीवाल का जो रवैया रहा है वो कभी कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहा। हालात बदल गए, आज केजरीवाल जेल में है तो उनको और कांग्रेस का रवैया जो है, उनकी जो जेल अवधि के बीच में कांग्रेस का रवैया केजरीवाल के प्रति अच्छा रहा है। लोकसभा में भी अभी भी राहुल गांधी केजरीवाल के पक्ष में बोले कि हमारे एक नेता को बिना वजह जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है। अब ये राजनीति में ना परिस्थितियां होती हैं। असली कहानी क्या है? असली कहानी ये है कि बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ती है उसका खौफ आज पूरे देश की हर राजनीतिक पार्टी के दिमाग में, रात को सपने में भी अमित शाह नजर आता है, बीजेपी नजर आती है। बीजेपी अपने साइकोलॉजिकल वार से चुनाव को ऐसा खड़ा करती है। आप टेबल पे बैठे हो 1 महीना पहले की बीजेपी हरियाणा में और आज की बीजेपी मनोवैज्ञानिक वार कितनी कहाँ खड़ी है। ये बात सच है कि कांग्रेस को अलायंस की जरूरत नहीं थी। कांग्रेस की जो हवाबाजी है वो ठीक ठाक चल रही थी और जो परसेप्शन बिल्डअप हुई थी कि इस बार कांग्रेस आ रही है, ये बात सही है, आप जो सवाल कर रहे हैं। लेकिन डर जो होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को ये पक्का विश्वास है कि जैसे ही टिकटें डिक्लेयर होंगी, बगावत होगी और बीजेपी उठा के उम्मीदवारों को झाड़ू से टिकट दिलवाएगी। जैसे यूपी में
दफ्तर तो मायावती का था और टिकट बीजेपी की मर्जी की होती थी। और जी। ये साबित है, प्रूव्ड है कि जो जी। टिकट बीजेपी ने लिख के भेजी इसको दे दो, उसको टिकट दी गई और उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से दिलवाई ताकि बीजेपी जीत सके। और इसमें कुछ बुरा नहीं है, रणनीति हर पार्टी बनाती है। जब आप मैदान में आते हो तो आपको सारे हथियार चलाने पड़ते हैं। बीजेपी ने सारे हथियार जी। चलाए। कांग्रेस जी। बीजेपी के हथियार से डर रही है कि जैसे ही बगावत होगी झाड़ू को टिकटें दिलवाई जाएंगी और मुकाबले को ट्रायंगुलर बनाया जाएगा, उसमें बीजेपी को फायदा होगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। आज कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो उस नुकसान को झेल सके। कांग्रेस को पता है जी। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हमारी 44 सीटें आ जाए और बीजेपी की 34 आ जाए और 12 खुली रह जाए। 12 खुली का मतलब छोटी पार्टियां जो भी आ गई तो सरकार बीजेपी बनाएगी। कांग्रेस जी। के लिए ये इंश्योर करना जरूरी है कि हमको या तो आप 40 ही मत दो, नहीं तो पूरी 46 दो। वो 46 की जी। लड़ाई लड़ रहे हैं कि 46 से एक भी कम पे हमारी सरकार नहीं बनती। इसीलिए जी। वो जो सीटें उनकी कमजोर हैं उन सीटों पे बेस्ट कैंडिडेट लाने की कोशिश कर रही है। कल मैंने 2-3 एग्जांपल दिए। जी। और कांग्रेस भी ये भी कोशिश कर रही है कि अगर कोई ऐसी सीट है जहां बीजेपी स्ट्रांग है लेकिन बीजेपी का बगावती खड़ा करके उसको फंड किया जा सकता है तो हम करें। तो ये समझौता जो है ना, एक तो नेशनल अलायंस की मैंने कल बात की थी कि वो अपना फेस दिखाना चाहते हैं कि भी मैं जी। कांग्रेस नहीं, इंडिया गठबंधन। और अंदर से दूसरा जी। ये डर भी है कि बीजेपी झाड़ू का जी। इस्तेमाल करेगी। और जी। नई डेवलपमेंट ये है कि कल जितना रेजिस्टेंस था भूपेंद्र सिंह हुड्डा में और कांग्रेस अध्यक्ष में, आज वो रेजिस्टेंस थोड़ा सा विड्रॉ हो गया है। बस सीटों की नेगोशिएशन होगी। मैं नहीं मानता कि वो 7 सीटें उनको दे पाएंगे, ऐसी परिस्थिति उनके पास बची ही नहीं है। वो केवल झाड़ू के जो थोड़े से इंपॉर्टेंट लीडर हैं उनको ही एडजस्ट कर पाएंगे। उनके नंबर क्या होंगे इस पे बहस करना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन जी। इतना बड़ा अलायंस नहीं होगा जैसे कोई 10 सीटें आ गई या 10वां हिस्सा मिल गया। ये तो अपना 7वें 8वें हिस्से के सीरी, 9वें हिस्से के या 10वें हिस्से के, जैसे हमारे खेती बाड़ी में होता है ना, 10वें हिस्से का सीरी जी। जो होता है वो के बराबर होता है। तो उस तरह का 15वें हिस्से के 14वें हिस्से के सीरी बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं है। जी। जी। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के पास 3 मजबूत कैंडिडेट, मजबूत मतलब जो बड़े कैंडिडेट्स हैं वो मजबूत साबित होंगे या नहीं होंगे। एक सुशील गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष, एक वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा और एक बीजेपी से ही गए थे उमेश अग्रवाल गुरुग्राम से। इन 3 के अलावा तो कोई बड़ा कैंडिडेट नजर। राजनीति जी। में सब कुछ माहौल पे निर्भर होता है। जी। पंजाब में उनके 20 से ज्यादा मजबूत नेता नहीं थे झाड़ू के, सीटें जी। जीत गए 92, जी। 92 जी। 117 में जी। से माहौल बना। बिल्कुल बिल्कुल हरियाणा में बिल्कुल। इंडिविजुअली झाड़ू का कोई माहौल नहीं है। जी। कांग्रेस के साथ लपक के कुछ सीटें जीत जाए, मिल जाए, जीत जाए, वो अलग बात है। मैं पहले भी कह जी। चुका हूं कि झाड़ू का इंडिविजुअली कोई माहौल नहीं है। अगर जी। परसेंटेज की टर्म में देखा जाए तो कांग्रेस को कोई समझौते की जरूरत नहीं है। जो उनका वोट परसेंट, अगर हमें अपने सर्वे की बात करूं तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये समय जी। है, ये डर है जो जी। सब कुछ करवा। अरविंद केजरीवाल के आने का क्या असर होगा अगर वो बाहर आ जाते हैं तो हरियाणा के चुनावों पर? क्योंकि ऐसी चर्चा है कि कल उनको आम आदमी पार्टी उम्मीद लगाए बैठी है कि कल उनको बेल मिल सकती है अगर उनका केस आता है तो। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे, क्या रिजल्ट आया? सारी सीटें बीजेपी जीत गई। लोग किस बात का क्या मतलब निकाल दें पता नहीं चलता। अब दिल्ली में मत विभाजन है केजरीवाल की पार्टी को लेके, जो पहले 5 साल पहले नहीं था। अब लोग क्वेश्चन करते हैं, भले कुछ लोगों को सिंपैथी भी है लेकिन क्वेश्चन भी हो रहे हैं। तो कुछ नहीं कह सकते कि उनके बाहर आने से पॉजिटिव माहौल बनेगा, नेगेटिव माहौल बनेगा। पर इतना जरूर है कि अगर कांग्रेस के मंच से बोलेंगे तो अलायंस की एक शेप जरूर नजर आएगी। अलायंस को लीड करता हुआ, पार्टिसिपेट करता हुआ एक लीडर जरूर नजर आएगा। आज अगर अलायंस होता है तो हरियाणा में कैंपेन के लिए संजय सिंह जाएंगे। हाँ, संजय सिंह। आज वैसे मनीष सिसोदिया भी गए हुए हैं हरियाणा में, वो भी कैंपेन कर रहे हैं। फिलहाल तो देखो, जब से वो जेल से बाहर आए हैं सारे गठबंधन के पक्ष में संजय सिंह ही जा रहे हैं और संजय सिंह को लोग सुनते हैं। वोट दें या ना दें, हर वक्ता की ना एक अपनी अहमियत होती है। संजय सिंह को लोग सुनते हैं। लेकिन अगर केजरीवाल बाहर आ जाएंगे तो फिर केजरीवाल जाएंगे। जी। फिर अलग से परसेप्शन अलग से लगेगा। जी।
चलिए अब सीटों की चर्चा कर लेते हैं, समय भी थोड़ा बचा है ब्रीफ में। पहले इंद्री की बात करते हैं। अमित जी हमें इंद्री के बारे में कुछ बताएंगे, फिर हम आगे चलते हैं। जी, जहाँ तक इंद्री विधानसभा सीट की बात करें, इस सीट पर जो है पिछले दो चुनाव 2019 और 2014 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीता है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 7431 के मार्जिन से जीती थी। और अगर बात करें 77 से लेकर अब तक, कांग्रेस इस सीट पर एक ही बार जीती है। 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यहाँ से जीती थी, या उसके बाद 2008 उपचुनाव में कांग्रेस जीती थी। और 77 से पहले 3 बार लगातार जूट जीती थी, जहां पे जो प्रसन्नी देवी थी बीजेपी कांग्रेस की उम्मीदवार, माफ कीजिएगा, वो जीती थी। अगर बात करें दावेदारों की बीजेपी के, इस समय जो है कर्पूर्व मंत्री करणदेव कंबोज यहाँ से दावेदार है। मौजूदा विधायक राम कुमार कश्यप भी यहाँ से दावेदार है। और कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में जो है अपना राकेश कंबोज है, भीमसेन मेहता है, उषा कश्यप है, और आपके क्या कहते हैं डॉक्टर नवजोत कश्यप सहित 41 जो है यहाँ से टोटल दावेदार है कांग्रेस के। और इंद्री सीट की अगर हम बात करें, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ से 22,000 वोटों की लीड मिली थी यहाँ से जो है जी। और जी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि 2014 में बीजेपी का वोट परसेंट जो था वो 33% था, लेकिन जीत का मार्जिन 20,000 से ऊपर था। लेकिन 2019 में बीजेपी का वोट 38% हुआ, लेकिन जीत का मार्जिन जो है वो 7431 रह गया जो है जी। कि वोट बढ़े लेकिन मार्जिन घट गया। जी जी प्रेम जी, इस सीट पर ये थोड़ी सी कमजोर सीट है कांग्रेस की। कांग्रेस अब तक यहाँ 14 चुनाव हुए हैं, उनमें से 5 बार जीती है और अपोजिशन 9 बार जीती है। INLD 3 बार, बीजेपी 2 बार। पिछले 2 चुनावों से बीजेपी जीत रही है। क्या कहेंगे, इस बार की स्थिति क्या बनने वाली है? देखिए, ज्यादातर चुनाव में यहाँ पिछड़ी श्रेणी के ही लोग, पिछड़ी श्रेणी के नेता ही विधायक बनते आए हैं। एक्सेप्शन है प्रसन्नी देवी, भीमसेन मेहता और जानकी देवी। 2000 समाज से, एक मेहता समाज से अरोड़ा खत्री। बाकी जब भी चुनाव हुआ है यहाँ या तो कंबोज, और पिछली बार यहाँ से मैं समझता हूँ कि पहली बार, ये तीसरी बार था कि कश्यप 2 बार कश्यप, पहले अशोक कश्यप जीते थे INLD के, और उसके बाद भी कश्यप लगातार 3 बार दूसरे स्थान पे रहे हैं। इन अशोक जी की पत्नी ने भी लड़ा था, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस की दावेदार है, और पिछली बार भी कांग्रेस की प्रत्याशी उसी समाज से थी। तो ये गरोटा और इंद्री 2 ऐसी सीट है जिसपे कश्यप समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक है। उसके अलावा भी बहुत सारे बैकवर्ड क्लासेस में अगर आप देखते हैं, खासतौर से बैकवर्ड क्लास का जो एक ब्लॉक है जिसको माना जाता है कि बहुत उपेक्षित है हरियाणा में, यहाँ हमेशा महत्व मिलता रहा है। चाहे वो लक्ष्मण कंबोज के रूप में मिला, चाहे वो अब लगातार राकेश कंबोज बहुत ऊर्जावान नेता थे, बड़े युवा नेता थे, तो वो कांग्रेस के बहुत कदावर नेताओं में आने, उनकी गिनती में वो शामिल हुए, और वो विधायक बने जनहित कांग्रेस से पहली बार। और उनको चौधरी भजनलाल और 3 लोगों ने जब त्याग पत्र दिया तो उनमें से एक वो भी थे। चौधरी भजनलाल जीतने में कामयाब हो गए थे, और धर्मपाल मलिक और राकेश कंबोज चुनाव हार गए थे। उनकी जगह उपचुनाव में भीमसेन मेहता चुनाव जीत पाए थे। भीमसेन मेहता इससे पहले भी 2 बार लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। उन्होंने 1996 और 2000 के चुनाव जीते, और दोनों बार वो निर्दलीय चुनाव जीते जी। भीमसेन मेहता तो विनोद जी, कांग्रेस टिकट पे वो उपचुनाव के अलावा कभी नहीं जीते। और मैंने आपको कहा कि अगर आप 1972 तक की स्थिति देखते हो तो ये कहीं ना कहीं जाट बहुल सीट थी, और जाट विधायक बनते रहे हैं, चाहे उसमें मान परिवार था या फिर प्रसन्नी देवी भी बार बार यहाँ से चुनाव जीती है। उसके प्रिंसिपल के बाद तो खास तौर से यहाँ पिछली श्रेणी का ही लगभग विधायक बना है। 2009, 2014 और 2019 की बात अगर आप करते हैं, और 2024 का अगर आप के पास संभावित प्रत्याशियों की सूची हो, तो सबसे बड़ा नाम उसमें फिर राकेश कंबोज कांग्रेस की तरफ से आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी किसी न किसी
पिछली श्रेणी के हो सकता है, कर्णदेव कंबोज या जो मौजूदा विधायक है वो भी उसी श्रेणी से आते हैं, किसी न किसी को वहां टिकट देगी। और जी नेशनल लोकदल का यहाँ पर प्रभाव हमेशा रहा है और हर चुनाव में या तो पहले या फिर दूसरे स्थान पे वो रहे हैं। तीसरे स्थान पे केवल एक बार खिसके हैं और उसके भी विशेष परिस्थितियां थी, जब जी दूसरी पार्टी का भी जीता है। एक बार हरियाणा विकास पार्टी ने यहाँ से सीट जीती है और कांग्रेस का उसको भी आप कह सकते हैं कि वो चाहे जनहित कांग्रेस थी या हरियाणा विकास पार्टी थी, वो कांग्रेस के ब्रेकअवे ग्रुप थे। तो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी केवल इन 2 चुनाव में ही विधानसभा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में कामयाब हुई। जी जी पिछले 2 चुनावों से ही हरियाणा की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं ओवरऑल वो चेंज हुई हैं, जब से बीजेपी मेन प्लेयर के रूप में उभर कर आई है। विनोद जी, आपके इनपुट्स क्या कहते हैं? इस सीट पर पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस तीसरे और चौथे स्थान पर चली गई है, तो क्या लगता है इस बार क्या स्थिति बनने वाली है? देखो, इंद्री की कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो समझनी बहुत जरूरी है। एक तो ये एक ऐसी सीट है जी जो जिसमें किसी भी जाति का वोट 22,000 से ज्यादा नहीं है जी और किसी भी जाति का वोट 10,000 से कम नहीं है। जी यानी यहाँ पे कश्यप भी हैं, या सैनी भी हैं, या कंबोज भी हैं, या मेहताज भी हैं। मेहताज और कंबोज का वोट का 2-1 हजार का फर्क है। मेरे को लगता है कि मेहताज 2,000 ज्यादा है, क्योंकि इंद्री जो है वो शहर में है, जो भरा पड़ा है मेहताज का। और वैसे भी अगर उनके वोट ज्यादा से थोड़े से कम भी हो तो ज्यादा इसलिए नजर आते हैं कि इस इलाके की जो बड़ी जमींदारी है वो 2 घरों के पास है, या तो कंबोज के पास है या मेहताज के पास है। और ये सीट कंबोज के खाते में आज भी इसलिए चली जाती है कि इस पे देवीलाल ने ठप्पा लगाया था, चौधरी देवीलाल ने, कि ये कंबोजों की सीट है। जबकि अगर पूरे हरियाणा का अगर इसको नापतोल करें तो कश्यप समाज की सीट है ये। कश्यप समाज जो है उनकी लिमिटेशन 4-5 सीटों तक ही फैले हुए हैं, जहां से उनको उनके लिए स्कोप निकलता है, सीट देने का स्कोप निकलता है। वो गरोंडा में है, वो इंद्री में है, इसी लाइन में उनके कुछ गांव हैं, आगे थोड़े बहुत रादौर में है और आपके नीलोखेड़ी में है। मतलब है इसी, उनका जो क्लस्टर बनता है वो यही बनता है। और चौटाला भी जो है ना, टिकटों का जो ओम प्रकाश चौटाला भी जो टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, तो चाहे लोकसभा में चाहे विधानसभा में कश्यप को एक टिकट जरूर देते थे, ताकि उनका वोट उनको 5-6 विधानसभा सीटों पर मिल जाए। ठीक है ना? तो ये पिछली दफा बीजेपी ने भी इसीलिए टिकट दी कश्यप समाज को कि उनको कहीं से प्रतिनिधित्व देना था। लेकिन आज ये रियलाइजेशन चल पड़ा है, बीजेपी को लगता है कि हमने कर्णदेव कंबोज को गलत शिफ्ट किया, उनको शिफ्ट करके हमने रादौर की सीट खोली। श्याम सिंह राणा वहां से चुनाव नहीं जीत पाए, कर्णदेव वहां से चुनाव नहीं जीत पाए और श्याम सिंह राणा जो है बगावती हो गए। तो इसलिए अब बीजेपी में ये रीथिंकिंग चल रही है कि क्यों ना कर्णदेव कंबोज को दोबारा लाया जाए। लेकिन अगर कर्णदेव कंबोज को दोबारा लाया जाएगा तो कश्यप समाज को कहां से टिकट देंगे, ये उनको सोचना पड़ेगा। और वो उनकी जरूरत भी है। बीजेपी बीसी, ओबीसी, बीसीए, बीसीबी के दम पे चुनाव लड़ने की बात करती है, तो उनको ये जो ये वाले समाज है ना सारे, ये सारे उनको एकोमोडेट करने पड़ेंगे। तो इसलिए मेरा इसमें कहना है कि कर्णदेव कंबोज को अगर लाएंगे तो कोई दूसरी सीट कश्यप समाज के लिए बनती। सिरसा बेल्ट में भी कुछ कश्यप समाज की सीटें हैं। हाँ जी, सिरसा बेल्ट में भी कुछ कश्यप समाज की सीटें हैं। नहीं, सिरसा बेल्ट में कोई सीट नहीं है। ये देखिए, एक आप अगर पूरे उसको कास्ट कॉम्बिनेशन को देखें ना, सारे समाज जो है ना कोशिश वही करते हैं रहने की जहां उनका समाज पहले से मौजूद हो और वहां क्लबिंग होती है। तो इसी तरह से सोसाइटी का डिजाइन बनता है। तो वो उधर नहीं है, वो सारा इधर है। भाषा से भी आपको पता लग जाएगा। तो मैं सवाल कर रहा था कि दूसरी तरफ कांग्रेस जो है इस बार यहाँ राकेश कंबोज को लाने की कोशिश कर रही है। उधर से कर्णदेव कंबोज आ गए और उधर से राकेश कंबोज आ गए। तो ये सीट जो है ना एक्सक्लूसिव
राकेश कंबोज के हाथ से निकलती हुई नजर आती है मुझे, क्योंकि जी राकेश कंबोज के खिलाफ भीमसेन मेहता कहाँ जाएंगे, जी कांग्रेस की टिकट के दावेदार हैं, और नेचुरल जी है, राजनीतिक आदमी खाली नहीं बैठता, कोठे पे बैठ के जी पत्थर मारेगा तो कुछ ना कुछ करेगा जरूर। तो जी जी एज के हिसाब से सोचो और बैकग्राउंड के हिसाब से सोचो तो ये सीट बीजेपी प्लस बनती है। लेकिन जी मैं अगली बात भी कर देता हूँ कि जी जितना कंफर्टेबल बीजेपी पहले रही है 2014 में, उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा, मुकाबला बड़ा टाइट होगा। अगर यहाँ भीमसेन तीन तरफा मेहता भी को मुकाबला हो सकता है, ना, तीन तरफा भी मुकाबला हो सकता है, आईएनएलडी का भी अच्छा प्रभाव है यहाँ पर। तीन तरफा की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा, देखिए आईएनएलडी जो है ना, जब उसकी सरकार आने की संभावना होती है तो उसका वोट बैंक उसके साथ जुट जाता है। जब उसकी जी सरकार आने की संभावना कम होती है तो उसका वोट जो है ना उतनी गर्मजोशी के साथ उस पर रिस्क नहीं लेता। ऐसा नहीं कि उनका जी वोट बैंक नहीं है। मैं आपको जी कई गांवों के एग्जाम्पल दे दूंगा जहां वो 2-2 हजार वोट एक गांव में लिया करते थे और अब उनको 100 वोट आते हैं, 150 वोट आते हैं, और उनसे पूछो भी आपने क्यों छोड़ दिया, बोले जी पार्टी का कैंडिडेट जीतने के हिसाब से था नहीं, वोट क्यों खराब करे, हमने तो कांग्रेस को दे दिया। ऐसी बातें लोग करते जी हैं, जी ठीक है ना। जी तो जी मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पे वो होगा, लेकिन एक सेटिंग कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है, सफल होगी कि नहीं होगी उनकी। भीमसेन मेहता को करनाल से लड़ाने की सोच, अगर वो जी करनाल में लड़ गया तो वो इंद्री में नुकसान नहीं कर पाएगा राकेश कपूर को, तो फिर मुकाबला और शार्प हो जाएगा। जी ठीक। तो अमित जी, दूसरी सीट के बारे में थोड़ा हिस्ट्री ज्योग्राफिया बताएं पलवल का। पलवल विधानसभा सीट जो है, आप कह सकते हैं अर्ध शहरी, इसका जो है 60% एरिया वो शहर है, 40% जो है वो ग्रामीण है। और मैं बात करूं कि इस सीट पर बीजेपी पहली बार जो है 2019 में ही पहली बार जीती है। इस सीट पर जो है कैंडिडेट जो करण दलाल का जो है दबदबा रहा है, वो लगातार 4 बार लगातार जीते, 91, 96, 2000, 2005, और उसके बाद 2014 के भी चुनाव में वो जीते और 2 बार वो हारे। इस सीट पर पिछले 30 साल से करण दलाल का जो है दबदबा रहा है। पिछली बार 19 में करण दलाल जो है बड़े अंतर से चुनाव हारे, उनकी हार का अंतर 28,000 से ऊपर का रहा। और ये बात करें कि इस बार जो दावेदार है यहाँ पर कि कांग्रेस से लग रहा है कि टिकट इन्हीं को ही मिलेगा, करण दलाल को। बीजेपी से लगता है कि दीपक मंगला ही हो सकते हैं, जो मौजूदा वहां से भी विधायक है। और हम बात करें लोकसभा में बीजेपी को यहाँ से 25,000 मतों की लीड मिली थी। और एक बात बताओ कि करण दलाल सिर्फ कांग्रेस से नहीं बने, कांग्रेस से वो 2 बार ही विधायक बने हैं। हरियाणा विकास पार्टी से 2 बार हरियाणा विकास पार्टी से विधायक बने, एक बार आरपीआई से, रेवोल्यूशन पार्टी ऑफ इंडिया से भी एक बार वो विधायक रहे जो है। तो हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। हाँ, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है, रिपब्लिक पार्टी को माफ कीजिएगा, तो उससे भी एक बार वो विधायक रहे यहाँ से। तो पलवल जो है कि आमने सामने की ही लड़ाई रहने की संभावना है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही ये मुकाबला रहता, जैसे कि पिछली बार रहा था। पिछली बार जो था कि बीजेपी को एंटी दलाल मूड का, करण दलाल मूड का फायदा मिला था। इस बार देखना वो क्या रहता है। इस बार संभावना जताई जा रही है कि मुकाबला जो है कड़ा रह सकता है पलवल विधानसभा सीट पर। जी जी विनोद जी, आप प्रकाश डालिए जरा इस सीट के ऊपर। तो सीधी सीधी सीट है। बात कर लो पहले, प्रेम जी से पहले बात कर लो। जी प्रेम जी आप अपना इसके ऊपर अपना जरा विचार रखिए पलवल सीट के ऊपर। आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूटेड हैं आप। पलवल जिले की पलवल सीट सबसे इम्पोर्टेंट सीट है पलवल जिले में। और इस बार जी दूसरी सीटें इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक तो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के साथ वाली सीट पे हैं, और करण दलाल जी का जैसे अमित जी बता रहे हैं, करण दलाल जी यहाँ लगातार विधायक बनते रहे हैं। जब भी उनका विरोध होता है तो तब कोई दूसरा बनता है। और एक कॉम्बिनेशन जो शायद अमित जी ने सर्वे किया है तो वहां देखा होगा कि जब भी करण दलाल के मुकाबले में कोई गुर्जर प्रत्याशी आता है तो वो चुनाव हार जाते हैं। तो वो वहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वहाँ एक बड़ा नाम चौधरी कल्याण सिंह होते थे, 1982 में विधायक और मंत्री रहे हरियाणा सरकार में, और उनका संबंध राव वीरेंद्र सिंह के परिवार से भी रहा है, क्योंकि राव वीरेंद्र सिंह का अगर आप पूरा हिस्ट्री जानते हो
तो राव वीरेंद्र सिंह राव तुलाराम की संतान नहीं थे, उनके वंशज नहीं थे, उनको अडॉप्ट किया गया था। और उससे पहले वो बाबू कल्याण सिंह के घर में ही रहते थे। कल्याण सिंह जी बड़े नेता हुए और उन्हीं का भतीजा सुभाष चौधरी इंडियन नेशनल लोकदल का वहां से विधायक रहा है। इस बार महेंद्र प्रताप जी जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो सुभाष चौधरी जी ने उनके साथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली और उनकी सपोर्ट की। करण दलाल जी उस बात से बहुत नाराज हुए थे कि उनकी सपोर्ट कैसे कर रहे हैं। करण दलाल महेंद्र प्रताप को हराने पे जोर लगा रहे थे और सुभाष चौधरी वहां से जितवाने पे जोर लगा रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं अब जब उनकी बारी आई, अब टिकट की बारी आई, तो अब वो महेंद्र प्रताप जी से नाराज हैं कि वो मेरे टिकट के लिए उतना जोर नहीं लगा रहे जितना मैंने उनके लिए जोर लगाया था। तब कांग्रेस पार्टी में जब टिकटों की बात आती है तो महेंद्र प्रताप जी को नहीं बल्कि करण दलाल को तरजीह इसलिए मिलती है क्योंकि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिश्तेदार हैं। परंतु अगर भारतीय जनता पार्टी में चाहे बंगला जी हो या कोई और आए, अगर वो तीसरे मोर्चे में या निर्दलीय भी प्रत्याशी हो जाते हैं तो सुभाष चौधरी इस स्थिति में है कि वो उस विधानसभा क्षेत्र में उस पूरे को तिकोणिया बनाने की क्षमता उनमें है। तो मैं एक चीज तो ये आपको जानकारी में लाना चाहता हूँ। तो दूसरा पलवल जो विधानसभा क्षेत्र है, मेहता जी ने वहाँ काम किया है। मैं समझता हूँ कि जब आप पूरे फरीदाबाद को देखते हो तो पलवल और होडल दोनों विधानसभा क्षेत्र कहीं ना कहीं चौधरी हर्ष कुमार के इशारे पे भी काम करते हैं। चौधरी हर्ष कुमार एक बड़ा नाम है, बेशक वो टिकट हथीन से लेते हैं परंतु इन 2 सीटों को भी वो प्रभावित करते हैं। तो करण दलाल जी अब कोशिश ये करेंगे कि हथीन में किसी तरह से उनको टिकट मिल जाए ताकि उन दोनों की मदद हो जाए। और प्रदेश अध्यक्ष और करण दलाल जी मैं समझता हूँ कि तीसरी सीट के लिए भी खुद जोर लगाएंगे। वो टिकट अपनी तो उनकी है, तीसरी सीट भी उनको मांगनी पड़ेगी। जी, तो इस सीट पर बीएसपी को भी वोट मिलता रहा है। विनोद जी, आप जरा इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। वैसे तो ये डायरेक्ट सुभाष चौधरी जी ने 2 चुनाव बहुजन समाज पार्टी से ही लड़े हैं और इसी कारण से फिर उनको इनेलो ने टिकट दी थी और वो जीते थे, जीत भी गए थे 2009 के अंदर। देखिए विनोद जी, बीएसपी अगर किसी का कैरियर बना सकती है तो बीएसपी की टिकट जो है किसी का कैरियर बर्बाद भी कर सकती है। जी, वहां से सुभाष कत्याल एक बार नाराज होके बीएसपी की टिकट ले आए। तो देवीलाल के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे थे। मैं पुरानी कहानी में ज्यादा जाऊंगा नहीं, एक लाइन में खत्म करूंगा। चुनाव का चस्का था और मेन पार्टी से टिकट मिली नहीं, बीएसपी की टिकट ले आए और वोट आए 5000 से कम, जबकि उनकी बिरादरी के 25-30 हजार वोट है। अब वो जब भी टिकट मांगते हैं किसी पार्टी से तो लोग बीएसपी का भाई खाता हाथ में रख देते हैं कि जी इनको तो वोट ही 5000 है। तो वो बेचारे अच्छे नेता होते हुए, शरीफ होते हैं, आज तक उस दाग को मिटा नहीं पाए। अब मैं आपको बताता हूँ पलवल की तस्वीर एक से हर सीट की ना अपनी तस्वीर होती है। अब आप बार बार कहोगे यहाँ से कांग्रेस क्यों आ रही, यहाँ से कांग्रेस कभी नहीं आ रही, यहाँ से करण दलाल आ रहे। मैं उसकी आपको रीजन बताता हूँ। 2009 में मैं जब इस सीट का सर्वे कर रहा था तो ओम प्रकाश चौटाला जी से फील्ड में मुलाकात हो गई। तो मैंने पूछा भी आपका अपना पलवल को लेके क्या अपना वो है टेक है। कहने लगे भाई ये सीट तो हमारी हारेगी, करण दलाल जीतेगा। मैंने उनको कहा कि भाई ये सीट आप जीतोगे। कहने लगे नहीं, ये आपकी जो सर्वे या रिपोर्ट है ये गलत है। तो मैंने उनको एक रीजन बताया। उन्होंने सुभाष चौधरी को टिकट दी थी एक्सपेरिमेंट के तौर पे गुज्जर को, लेकिन लोगों में क्या भावना आ गई कि ठाडे के खिलाफ ठाडा आ गया, अब तो इसको देखेंगे। यानी जो करण दलाल का विरोधी वोटर था उसको ये लगा भी सुभाष चौधरी इक्वली दबंग है, जितना दबंग करण दलाल है उतना दबंग सुभाष चौधरी है। तो कल को जो बात होगी तो ये बचा लेगा। ये तो पलवल में क्या होता है, पलवल में गाँव में जो है ना थाने कचहरी की पॉलिटिक्स बहुत चलती है। और करण दलाल जो है ना अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती ये कर बैठे कि वो थाने कचहरी की पॉलिटिक्स उन्होंने छोड़ी नहीं।
तो वो रिजल्ट क्या आया, सुभाष चौधरी वहां से एक्सपेरिमेंटल कैंडिडेट इंडियन नेशनल लोकदल का चुनाव जीत गया, करण दलाल हार गए। वो इंडियन नेशनल लोकदल नहीं जीता था, करण दलाल हारे थे, उनका सारा विरोध इकट्ठा हो गया। 2014-2019 में दीपक मंगला अपनी पॉपुलैरिटी से चुनाव नहीं जीते, वो करण दलाल के खिलाफ चुनाव जीते। बोले ये सूदा है, सूदा समझ रहे हो आप कमल जी? हाँ बिल्कुल जी, शुद्धा, बिल्कुल शुद्धा, मतलब सिंपल आदमी है। बीजेपी की हवा फिर कुछ शुद्धा हो गया। अब आप पूछ रहे हो 2024 में क्या होगा? 2024 में ये चुनाव टाइट है, बहुत टाइट है। एक तो बीजेपी का वोट कुछ डेप्रिशिएट किया है और कांग्रेस का नेचुरल ग्रोथ जो है वो क्लोज पहुंच गया। लेकिन ये चुनाव की हार जीत टिकी हुई है मैच फिक्सिंग पे। मैच फिक्सिंग क्या है यहाँ पे? जो चर्चा है कि करण दलाल ने लोकसभा चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर की मदद की जिताने में, और मदद के बदले में ये कहा गया कि भाई आप विधानसभा में कमजोर कैंडिडेट दे दो। अब वहां से मंगला जी की टिकट कट रही है, गौरव गौतम की टिकट हो रही है। टिकट का जो बीजेपी में चर्चा है या जो परसेप्शन है वो ये है कि टिकट कमजोर है। लेकिन अगर मैच फिक्सिंग सक्सीड हुआ और कृष्णपाल गुर्जर ने जैसा मैच फिक्स हुआ है वैसे की वैसे उन्हीं टर्म्स और कंडीशन को पूरा किया तो करण दलाल जीतेंगे। नहीं तो ये बीजेपी का कमजोर कैंडिडेट भी जीत जाएगा। मैं बार क्या कह रहा हूँ, नहीं तो ये बीजेपी का कमजोर कैंडिडेट भी जीत जाएगा। वहां चुनाव चलेगा करण वर्सेस अदर्स। तो अगर उसको गुर्जर की मदद मिल गई, क्योंकि गुर्जर वोट यहाँ बहुत ज्यादा है भाई, जाट वोट तो वो ले जाएगा। अगर गुर्जर की मदद मिल गई और दलित की मदद मिल गई तो जीतेगा, नहीं तो हार जाएगा। पर अंतिम बात यह है कि ये सीट टाइट है, क्योंकि सिटिंग बीजेपी है, उसके बावजूद भी सीट टाइट है और मैच फिक्सिंग का पूरा स्कोप है यहाँ। जी, यहाँ पर जो है गुर्जर वोट जो है वो लगभग 36,000 हैं, और एक मैंने P2B बनाया है, पंजाबी ब्राह्मण बनिया, उनके वोट भी 52,000 है। अगर थ्योरेटिकल बात की जाए तो बीजेपी का थोड़ा अपर हैंड रहता है, पर आपके अनुसार टाइट सीट है ये, और करण दलाल उसमें मेन रोल बता दिया आपको कि ऐसा हुआ तो ये रिजल्ट है, ऐसा हुआ तो ये रिजल्ट है, क्योंकि ये मैच फिक्सिंग का विधानसभा क्षेत्र है। विनोद जी, आज आपने कई कैंडिडेट्स के नाम बताए, मैं चाहूंगा कि एक बार उनको रिपीट कर दें। दर्शकों की बहुत ज्यादा रुचि रहती है कैंडिडेट में, और आपके पास कुछ नाम हैं ही जो हैं, एक बार अगर आप उनको रिपीट कर देंगे। बादशाहपुर से राव नरवीर बीजेपी के, तो देखो कच्चे कच्चे तो मेरे पास काफी नाम है, लेकिन पक्के पक्के जो मुझे कन्फर्म है मैं उन्हीं पे बोल सकता हूँ। हाँ, एक सीट पे मैं और बोल रहा हूँ कि भिवानी से जो घनश्याम सराफ की टिकट कटने की संभावना थी वो अब खत्म हो गई है। टिकट उनको रिपीट की जा रही है, क्योंकि संदीप जोशी को लेके कोई रिस्पांस आया नहीं। जब वो गए घूमे तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया नहीं, और पार्टी की इलेक्शन कमेटी की बैठक में जब ये मुद्दा उठा तो अमित शाह ने कहा भी 3 बार जीता हुआ एमएलए है तो दिक्कत क्या है? तो बोले जी उसकी सेहत खराब है, कमजोर हो गया। बोले कोई बात नहीं, सेहत ही तो खराब है, पॉपुलैरिटी तो खराब नहीं है, जीत जाएगा। तो मुझे लगा कि अब वो सीट उनको घनश्याम सराफ को जो है वो टिकट मिल रही है। और रिवाड़ी तो एक बार रिपीट कर दे। हाँ, बोल रहा हूँ, रिवाड़ी से मंजू देवी सबको पता है, पटौदी से विमला चौधरी का नाम क्लियर है, बनवारी लाल का मैंने बोला कि समझौता हो गया, उनको मिल जाएगी। और आपका तेजपाल तंवर हो गया, नरवीर सिंह हो गया, गुड़गांव से मुकेश पहलवान की बात आ रही है, लेकिन अब इसमें एक आधा राइडर लगा हुआ है, पर मुझे लगता नहीं, जहाँ पे इंद्रजीत ने हाथ साफ कर दिया वो हो गया। ठीक है ना? तो इतनी टिकटें मुझे पता है, इससे ज्यादा कंफर्म पता नहीं जी। तो दर्शकों, विनोद जी ने आपको जी, नागल चौधरी भी कंफर्म है, डॉक्टर अभय सिंह यादव। अभय सिंह यादव कंफर्म जी, अभय सिंह यादव जो मिनिस्टर हैं, और वैसे तो कंफर्म हो चुकी है रविंद्र यादव, कोसली भी कंफर्म है। तो साथियों, दर्शकों, आपको जो उत्सुकता रहती है कैंडिडेट जानने की, आज हमने आपको अहीरवाल बेल्ट के काफी सारे कैंडिडेट्स के कंफर्म नाम बता दिए। बाकी जगह जो है वो सब तुक्केबाजी चल रही है, ये कंफर्म नाम है जो बताए गए आपको। उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा।
आप हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करें हमारे एपिसोड को और सब्सक्राइब भी करें और अपने साथियों को भी प्रेषित करें, उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कार्यक्रम को और प्रत्याशियों को लेकर गंभीर रूप से की गई चर्चा को सुन सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और हमारे मेहमान भी जुड़े, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।